लिक्विड इज मूविंग इन अ स्ट्रीमलाइन मैनर। तो जब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो में आप कोई भी पॉइंट ले लो, टेक एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लो, उस पॉइंट पे जो लिक्विड है उसका प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, वेयर वी इज अ वेलोसिटी, प्लस रो जी एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ दैट पॉइंट। इन तीनों का जो सम है, प्रेशर एट दैट पॉइंट हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये जो तीनों है, ये तीनों एक्चुअली में एक टाइप की एनर्जीज है। इन तीनों का जो सम है इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये इधर ना बर्नौली प्रिंसिपल, दिस इज बर्नौली प्रिंसिपल। इसके मैंने कल 2 एप्लीकेशंस बताए थे, लिफ्टिंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, थोड़ा बहुत याद है? ठीक है, और दूसरा बताया था वो हार्ट अटैक्स कम्स बिकॉज ऑफ द चोकिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरी चोक हो जाती है, हार्ट अटैक्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। ये 2 मैंने पॉइंट्स बताई थी। टुडे आई विल गो फॉर थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। आज थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे बर्नौली प्रिंसिपल का। ओके, तो सी हियर, थर्ड प्रिंसिपल में स्टार्ट करूं, बहुत ही मतलब सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। सी, थर्ड एप्लीकेशन है, यू कैन पुट द हेडिंग आल्सो, इट्स कॉल्ड डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट, ओके, डायनामिक लिफ्ट। अब ये क्या रहता है, ध्यान से देखो। देखो, आप सबने ये देखा है कि एरोप्लेन कैसे फ्लाई होते हैं एयरपोर्ट से, देखा होगा आपने। एक बार बताओ, जब एरोप्लेन एयरपोर्ट से ऊपर उड़ना चालू करता है, इट स्टार्ट टेक ऑफ करता है जब, तो देखा होगा वो थोड़ी देर तक के लिए रनवे पे चलता है। बिना रनवे पे रन किए वो उड़ नहीं सकता है, सीधा प्लेन उड़ता नहीं है, वो उसको पहले थोड़ी देर के लिए रनवे पे चलना पड़ता है, और रनवे पे थोड़ा चलने के बाद प्लेन उड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअली में यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको एक चीज जान के थोड़ा सरप्राइज होगा, वो ये होता है कि जो एरोप्लेन की इंजन होती है ना, एरोप्लेन की इंजन में ऐसी कोई एबिलिटी ही नहीं है उसको ऊपर लिफ्ट करने की। द इंजन ऑफ द एरोप्लेन इज वेरी मच सिमिलर टू द इंजन ऑफ द कार। कार की इंजन कार को ऊपर उठा सकती है क्या हवा में? नहीं। तो वैसे ही प्लेन की इंजन भी, एरोप्लेन की इंजन भी कुछ नहीं कर सकती उसको ऊपर उठाने के लिए। तो एरोप्लेन ऊपर क्यों उड़ता है? इट इज बिकॉज ऑफ इट्स विंग्स, विंग्स की वजह से उड़ता है। बराबर। अब विंग्स के ऊपर, विंग्स ऊपर क्यों उड़ते हैं, उसके पीछे एक फिनोमेना है। हाँ, हाँ, विंग्स की जो शेप होती है उसको एरोडायनेमिक शेप कहते हैं। अब देखो, पहले तो एक चीज समझो, जो एरोप्लेन उड़ते हैं ना ऊपर, इट इज बिकॉज ऑफ देयर विंग्स, विंग्स की वजह से ऊपर उठते हैं। अब विंग भी आपने देखा होगा, जब तक रनवे पे एरोप्लेन रन नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं उठता है। तो विंग्स जो होते हैं, दे हैव टू रन ऑन द रनवे, देन ओनली दे लिफ्ट अप। तो इसके पीछे जो फिनोमेना है ना, विंग्स को ऊपर उठाने वाली जो फिनोमेना है, या एक्चुअली में ऐसा बोल सकते हैं, विंग्स को ऊपर उठाने के लिए जो अपवर्ड फोर्स लगता है, वो फोर्स का नाम है डायनेमिक लिफ्ट। एक्चुअली ये डायनेमिक लिफ्ट क्या है? डायनेमिक लिफ्ट is actually a phenomena which is useful for lifting up the wings of the aeroplane. आप इन शॉर्ट ऐसे याद कर सकते हो, एरोप्लेन उड़ता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना, डायनेमिक लिफ्ट। कुछ फ्रेंड कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डायनेमिक लिफ्ट तो हमने पहले भी सुना है, आपने पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट सुना होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट वी डिस्कस्ड इन द प्रेशर टॉपिक। प्रेशर टॉपिक में एक अंदर सब टॉपिक था पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ के टाइम पे हमने किया था हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पे क्या है? डायनेमिक लिफ्ट। ठीक है, ठीक है, लिफ्ट मतलब ऊपर उठना, विंग्स ऊपर उठते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। ठीक है, तो अगर आपको एक सेंटेंस में लिखना है कि डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है, ऐसे लिख सकते हो, डायनेमिक लिफ्ट इज दैट फोर्स, इट इज दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग अप द एरोप्लेन। बहुत सिंपल है, जो फोर्स एरोप्लेन को लिफ्ट अप करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स विंग्स, वो फोर्स को बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट। ठीक है, अब इसके पीछे पूरा बर्नौली प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। बिकॉज ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल एरोप्लेन फ्लाइज एक्चुअली। ठीक है, ये कैसे होता है वो समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो एग्जाम में बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। सी, सपोज दिस इज एन एरोप्लेन। ओके,
ठीक है, ये सपोज एरोप्लेन है, ठीक है। अब एरोप्लेन का जो ये विंग है, दिस इज अ विंग ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। अब सपोज एरोप्लेन जो है ना वो रनवे पे रन कर रहा है, इट्स रनिंग ऑन द रनवे, ठीक है। आई होप ये एरोप्लेन लग रहा है, ठीक है ना, चला लो काम यहाँ से, ठीक है। तो ये एरोप्लेन रनवे पे रन कर रहा है, तो ये विंग को इमेजिन करो, विंग कैसे होगा, विंग भी आगे मूव करेगा ना, विंग विल ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। अब सपोज जो विंग है उसको हम लोग बीच में से कट कर देते हैं, जस्ट इमेजिनरी, बीच में से कट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो कट करने पे विंग का जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया नजर आएगा ना, वो क्रॉस सेक्शन एरिया मैं बना रहा हूँ, इट विल बी दिस वे। सी, विंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा होता है, अगर जिनको ही नहीं समझ रहा है तो ऐसे इमेजिन करो, ये विंग है लाइक दिस, ठीक है। और विंग को मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया, ठीक है। तो विंग की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये ध्यान से देखो, और ये विंग आई थिंक ऐसे आगे जा रहा है, इट्स मूविंग दिस वे, ठीक है। सो ऐसे जा रहा है। आपको ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने की नीड नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस आई एम ड्राइंग दिस, ताकि आपको समझे, ठीक है। अब देखो, ये आप विंग को देखोगे तो ये आगे से ब्रॉड है, फ्रॉम द फ्रंट साइड इट इज ब्रॉड, और पीछे से ये नैरो है, ठीक है। इस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं एरोडायनामिक डिजाइन, ठीक है। इस डिजाइन को एरोडायनामिक डिजाइन कहते हैं, ठीक है। एक साइड से ये ब्रॉड है और दूसरे साइड से फ्लैटेंड है, इट्स एरोडायनामिक डिजाइन, ठीक है। एरोडायनामिक डिजाइन का सिंपल मतलब होता है हवा में उड़ने के लिए बनाया हुआ डिजाइन, हवा में मूव करने के लिए, हवा को कट करते हुए आगे बढ़ने के लिए जो सूटेबल डिजाइन है उसको बोलते हैं एरोडायनामिक डिजाइन, मतलब हवा में चलने के लिए बनाया हुआ डिजाइन, ठीक है। तो दिस इज एरोडायनामिक डिजाइन। याद रखो, आगे से ब्रॉड है और पीछे से नैरो है। अब सोचो, जब ये एरोप्लेन रनवे पे आगे बढ़ेगा तो ये विंग भी तो आगे बढ़ेगा ना, जैसे ये विंग आगे बढ़ेगा ये एयर को कट करेगा दो पार्ट्स में, इट विल कट द एयर विच इज प्रेजेंट ऑन द रनवे, इट विल कट दैट एयर इनटू टू हाफ्स। कुछ एयर जो है ना वो विंग के ऊपर से बहेगी और बाकी एयर विंग के नीचे से बह के जाएगी, ओके। एयर विल फ्लो अपवर्ड मतलब ऑन द अपर साइड ऑफ द विंग, एंड एयर विल आल्सो फ्लो ऑन द लोअर साइड ऑफ द विंग, ठीक है। समझा ये चीज? यही मैं अभी आगे डायग्राम एक शो कर रहा हूँ, सेम थिंग आई एम शोइंग इन द डायग्राम। सी, लुक एट दिस। सो विंग का डिजाइन कैसे होता है? विंग का डिजाइन कुछ ऐसा होता है लाइक दिस, इट्स अ डिजाइन ऑफ द विंग, और ये ऐसे आगे मूव कर रहा है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द विंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है, लेट्स से यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी ना, दिस इज एयर, ये एयर है, ठीक है। एयर दो हाफ्स में कट होगी, कुछ एयर ऊपर से बहेगा ऐसे, सी, और बाकी एयर नीचे से जाएगी लाइक दिस, ठीक है। ये डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ करना है, यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन द एग्जाम, ठीक है। बट पहले आप समझ के लो, बाद में आप ड्रॉ करो, फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन ड्रॉ, आई विल गिव यू टाइम लेटर टू नोट डाउन, ठीक है। पहले रुको। अब देखो, इस विंग की जो डिजाइन है ना, एज आई टोल्ड यू इट्स एरोडायनामिक डिजाइन, ये कुछ इस तरीके से होती है कि जो ये एयर ऊपर से जा रही है ना, इस एयर को निकलने के लिए जो रास्ता मिलता है, द स्मॉल पाथ दैट इट गेट्स टू कम आउट, वो काफी नैरो पाथ मिलता है। देखो एक्चुअली यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, सी दिस, ये छोटी सी एरिया मिलती है जहां से इस एयर को निकलना पड़ता है, मतलब कुछ डिजाइन ऐसे होती है कि इतनी छोटी एरिया से ही ये एयर निकलती है, दैट मीन्स हियर एरिया ऑफ द फ्लो इज लेस, यहाँ पे कम एरिया मिलती है, इट्स अ लेस एरिया। लेकिन नीचे जो विंग की डिजाइन है ना, नीचे से ये ऐसा होता है कि नीचे एटलीस्ट इसको ज्यादा एरिया मिलती है टू पास, ये हम सब हमको डिटेल में नहीं देखना है, काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें भी, हमें थोड़ा सिंपल वे में ही पढ़ना है इसको, ठीक है। हम लोग मतलब बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं विंग की डिजाइन के। नीचे जो हवा बहती है ना, उसकी नीचे से शेप ऐसे होती है कि नीचे इसको ज्यादा एरिया मिलती है फ्लो होने के लिए, बट ऊपर इसकी एरिया काफी कम रहती है, इट्स वेरी स्मॉल एरिया इट गेट्स। सो होता क्या है, बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, याद है a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये जो एयर है ना जब यहाँ पे थी, then it was having a bigger area to go, as it comes here the area decreases, तो यहाँ पे velocity of the air will increase,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद करो, सिंस हियर एरिया हैज डिक्रीज, द वेलोसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस ओवर हियर। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप ये चीज लिख सकते हो। और कंपेयर टू दिस, यहाँ पे एरिया एटलीस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ एरिया काफी कम हो गई, लेट्स से कंपेयर टू दैट यहाँ पे एरिया फिर भी थोड़ी सी ज्यादा है। सिंस हियर एरिया इज मोर ना, यहाँ पे वेलोसिटी विल बी लेस। ठीक है, थोड़ा ऐसे इमेजिन करो कि एयर यहाँ से यहाँ फ्लो हुई है ऐसे, while flowing from here to here the area got decreased, so velocity got increased. While moving from here to here, ठीक है, एरिया got decreased, but अभी भी एरिया ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी कम रहेगी कंपैरेटिवली। सो विंग्स के ऊपर जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और विंग्स की जो नीचे एयर होती है उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, सो व्हेन एयर वाज ओवर हियर, ठीक है, जब एयर यहाँ पे थी तब उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो थी, क्योंकि ये एयर रेस्ट पे थी। एज इट कम्स हियर वेलोसिटी गॉट इंक्रीज्ड। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी गॉट इंक्रीज्ड व्हेन इट कम्स हियर। ठीक है, अब वेलोसिटी गॉट इंक्रीज्ड, सो प्रेशर विल डिक्रीज। देखो बर्नौली प्रिंसिपल सेज दैट फॉर एनी स्ट्रीमलाइन फ्लो P plus half rho v square equal to constant। इसमें ने वो टर्म नहीं लिया है रो जी एच वाला टर्म, क्योंकि देखो जब एयर यहां से यहां फ्लो होगी ना, लेट्स से दिस यू टेक एज अ फर्स्ट पॉइंट एंड दिस यू टेक एज अ सेकंड पॉइंट, जब एयर 1 से 2 की तरफ फ्लो होगी उसकी हाइट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही है, हाइट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसलिए एच वाला टर्म ही नहीं आएगा, वो कांस्टेंट में आएगा। एज द एयर फ्लोज फ्रॉम हियर टू हियर its velocity get increased, if velocity get increased this term will get increased, so pressure has to decrease because sum of these two should remain constant। so यहाँ पे velocity increase हो जाती है तो comparatively pressure decrease हो जाता है, pressure will be decreased, that is it will be less। और जब air यहाँ से यहाँ flow होती है, ठीक है, when it flows from here to here, no doubt यहाँ पे उसकी velocity है, but it is not that much which is over here, यहाँ पे वेलोसिटी कम है फिर भी, तो यहाँ पे प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। सो विंग्स के नीचे साइड प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है एयर का, और विंग्स के ऊपर साइड प्रेशर कम एक्सर्ट होता है। ठीक है, नीचे के साइड मोर प्रेशर, ऊपर के साइड लेस प्रेशर। कल जो मैंने हार्ट अटैक्स वगैरह वाला जो लिफ्टिंग ऑफ रूफ एक्सप्लेन किया उसमें भी समवट ऐसा ही हुआ था। स्टॉर्म जो लगा था, स्टॉर्म की वजह से जो रूफ के ऊपर की जो एयर है, रूफ के ऊपर एयर, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी, प्रेशर डिक्रीज हुआ था, और रूफ के नीचे जो एयर थी उसका वेलोसिटी वाज लेस, प्रेशर वाज मोर। यहाँ पे भी समवट सिमिलर सिचुएशन है। ठीक है, तो एयर जब यहाँ से यहाँ बहती है, एयर एरिया इज लेस, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी गेट इंक्रीज्ड ओवर हियर बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट इन दिस टाइप ऑफ अ डिजाइन, भी डिजाइन होती है, विंग के जो ऊपर एयर है दैट एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर, और विंग की जो नीचे एयर इट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। ठीक है, एग्जाम में आपको जो डायग्राम बनाना है, डोंट वरी, मैं दे दूंगा वो आपको डायग्राम, वो डायग्राम सिर्फ इतना ही आपको बनाना है, लाइक दिस। समवट ऐसा कुछ बनाना है, ऊपर से कुछ एयर बह रही है और नीचे से कुछ एयर बह रही है। ठीक है, अब ऊपर की एयर का मैंने प्रूफ किया प्रेशर लेस होगा, नीचे की एयर का प्रेशर मोर होगा। अब देखो इफ आई टेक जो डाउनवर्ड नीचे से प्रेशर लग रहा है ना, सब उसको मैं चलो नेम देता हूँ P2, और जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है ऑन द विंग्स इट इज P1। ठीक है, सो कौन सा ग्रेटर है? P2 ग्रेटर है ना, P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, सो आई एम कीपिंग इट फॉर यू। ठीक है, बाकी मैं एक दो मैथमेटिकल पॉइंट है वो, मतलब एक दो स्टेप है मैथमेटिकल, वो मैं फिनिश कर रहा हूँ। अब देखो लेट्स सपोज दिस A is the area of the wings, surface area of wing is A। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे ना, P2 into area, pressure into area gives you force,
So P2 into A is a force acting from the downward side. ठीक है, एंड सिमिलरली विंग के ऊपर की एरिया भी सेम होगी, विंग के ऊपर की सरफेस की जो एरिया है वो भी ए है. P1 into A करो, it's a force acting from the top side. Since P2 is greater than P1, that's why P2A will be greater than P1A. तो इसको आप subtract करो, it is a net upward force acting on the wing. It's a net upward force acting on the wing. It's P2A minus P1A. ठीक है, which is P2 minus P1 into A. ठीक है, it's a net upward force, ठीक है, which is acting on the wing. Wing के ऊपर ये net upward force लग रहा है. जब ये net upward force become greater than, when this force become greater than weight of the aeroplane, when this force become greater than weight of the aeroplane, तब aeroplane take off करेगा ना, then only plane will fly up. When the plane will fly up, when the upward force on the aeroplane become greater than its own weight. ठीक है, इसको समझो प्लीज. ठीक है, सो ये जो फोर्स है ना विच इज एक्टिंग अपवर्ड, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट. दिस फोर्स इज नोन एज डायनेमिक लिफ्ट. ठीक है, तो एग्जाम में अगर आया तो आपको थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, दैट डायनेमिक लिफ्ट इज अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग द एरोप्लेन्स, इट इज एक्टिंग ऑन विंग्स. फिर आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा विथ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन that how pressure is less over here and how it is more over here. उसके बाद ये steps लिखने पड़ेंगे which I have written. ठीक है, इसमें याद रखो. हाँ, कोई ये ए जो है, एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है कि ये ए किसका एरिया है. भाई ये जो एरोप्लेन है ना, इसकी जो अपर सरफेस है, विंग की जो अपर सरफेस है, विंग की ऊपर की सरफेस की एरिया है ए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, सी हियर, ये डायग्राम याद है, ये क्या है, इज इट अपर साइड ऑफ द विंग ना, इसकी एरिया ए है. और सिमिलरली नीचे के साइड की जो एरिया है वो भी ए होगी. अपर सरफेस एरिया इज ए एंड इवन डाउनवर्ड जो नीचे सरफेस है उसकी एरिया भी ए ही रहेगी, सेम एरिया. हाँ, अमन कुमार को समझ गया. रिमेंबर, जब ये डायनामिक लिफ्ट बिकम ग्रेटर देन वेट ऑफ एरोप्लेन, देन ओनली प्लेन टेक्स ऑफ. ठीक है, एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत ये लिखना पड़ेगा. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल. ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि सर फिजिक्स पढ़ के क्या करना है, ये वो, हम कुछ भी नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आप सोचो अगर किसी ने बर्नौली प्रिंसिपल नहीं किया होता, अगर आप सोचो अगर किसी ने बर्नौली प्रिंसिपल नहीं किया होता तो आज आप कभी एरोप्लेन उड़ने वाले नहीं थे. ठीक है, एरोप्लेन नहीं उड़ते तो आपको पता है दुनिया कहाँ होती है अभी. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज जो फिजिक्स में है वो काफी काम आती है. सो बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से ही एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली. ठीक है, सो अब किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर लैंडिंग के टाइम पे क्या होता है, एरोप्लेन जब लैंड करता है तब क्या होता है. ठीक है, देखो एक्चुअली इतना, हाँ एक्चुअली इतना हमें डिटेल में तो नहीं जाना है और शायद इतना समझे भी नहीं, बट थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ. जब एरोप्लेन को टेक ऑफ करना होता है ना, व्हेन इट हैज टू टेक ऑफ, तब वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है. व्हेन एरोप्लेन हैज टू टेक ऑफ इट इंक्रीजेस द स्पीड. स्पीड इंक्रीज करने पे क्या होता है, व्हेन इट इंक्रीजेस द स्पीड, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर कट होती जाएगी पर सेकेंड. तो ज्यादा स्पीड रखने पे क्या होता है, दिस वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज मोर, here pressure will decrease और डायनामिक लिफ्ट बढ़ जाता है. स्पीड बढ़ाने पे ये डायनामिक लिफ्ट बढ़ता है. ये जो फोर्स है ना डायनामिक, इट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड. बट अगर एरोप्लेन हवा में है, इट्स ऑलरेडी इन द एयर, अब उसको लैंडिंग करनी है, लैंडिंग के टाइम पे एरोप्लेन का जो पायलट है वो एरोप्लेन की स्पीड को कम कर देता है. ठीक है, मतलब इंजिन्स को वो कम कर देता है, पावर, इंजिन्स का पावर. अगर आपने एरोप्लेन की स्पीड कम कर दी, हवा में स्पीड कम कर दी, तो वो कम एयर को कट करेगा, कम एयर को कट करेगा पर सेकेंड. तो ये दोनों भी जो डिफरेंस है P2 माइनस P1, ये डिफरेंस भी कम हो जाता है. ओके, मतलब डायनामिक लिफ्ट कम हो जाता है एज द डायनामिक लिफ्ट विल डिक्रीज. ठीक है, दैट मींस वेट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, मतलब वेट ज्यादा हो जाएगा. वेट ज्यादा होने पे एरोप्लेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है. सो व्हाइल कमिंग डाउन
weight becomes slightly more than dynamic lift. ठीक है, डायनेमिक लिफ्ट जीरो नहीं कर सकते हैं। डायनेमिक लिफ्ट अगर आपने जीरो कर दिया तो वेट की वजह से सीधा प्लेन नीचे गिरेगा। ठीक है, while landing dynamic lift is lesser than weight, but both of them exist. While going up dynamic lift is more than the weight. वो एरोप्लेन की स्पीड को कम ज्यादा करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, एक स्टूडेंट डाउट पूछा है सर एरोप्लेन की जो विंग्स की एरिया होती है उसको बढ़ाने पे क्या होगा। जैसे जैसे आप एरोप्लेन की विंग्स की एरिया बढ़ाओगे, एज यू टेक मोर एंड मोर एरिया ऑफ द विंग्स, एरिया बढ़ाने पे डायनेमिक लिफ्ट का जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा ना। ठीक है, उससे क्या होगा, टेक ऑफ करने में बहुत इजी होगी, बहुत जल्दी टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, डायनेमिक लिफ्ट बढ़ जाएगा एज यू इंक्रीज द एरिया ऑफ द विंग्स। इसलिए एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर नाउ, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक लिफ्ट। अमन कुमार को काफी डाउट्स आ रहे हैं, लगता है उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है या एयरक्राफ्ट पायलट वगैरह बनना है लगता है। ठीक है, डोंट वरी, आई एम देयर, मैं बता देता हूँ। अमन कुमार एक डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये जो पीछे वाला विंग होता है, दिस इज अ बैक साइड विंग ना, इसका क्या काम है, ये किस काम के लिए यूज होता है। ठीक है, यस, ऐसे आपके यस नॉलेज के लिए आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, आई विल आंसर, डोंट वरी। देखो ये जो बैक साइड का विंग है ना, ये एरोप्लेन को राइट या लेफ्ट टर्न करने के लिए यूज होता है। जब एरोप्लेन हवा में है, इट इज इन एयर, अब एरोप्लेन को राइट साइड टर्न लेना है, जैसे आप कार को टर्न कराते हो, एरोप्लेन को टर्न करना है, उसके लिए विंग यूज होता है। कैसे, ये जो विंग होता है, ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा फ्लैप होता है ऐसे, ये जो है ना स्मॉल पार्ट, इसको फ्लैप कहते हैं। ये फ्लैप ओपन क्लोज हो सकता है, मतलब ये फ्लैप भी ऐसे खुलता है, इट ओपन्स एंड क्लोज। होता क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल का ही कॉन्सेप्ट है। इसकी डिजाइन कुछ ऐसे बनाई जाती है कि फ्लैप्स जब ओपन किया जाता है, इस फ्लैप को ओपन किया जाता है, तो इस विंग के ऊपर भी एक साइड से प्रेशर लगता है और दूसरे साइड से प्रेशर लगता है। ठीक है, अगर ये साइड से प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, ऑन दिस विंग्स ऐसा फोर्स लगता है। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को कम ज्यादा किया जाता है। अगर इस साइड वाला फोर्स बढ़ गया तो प्लेन इस तरफ टर्न ले लेगा, अगर वो पीछे के साइड का फोर्स बढ़ गया, इफ दिस फोर्स इंक्रीजेस, तो एरोप्लेन इस तरफ टर्न ले लेता है। These forces generate a torque on the aeroplane and because of these forces the aeroplane take a turn. अभी as of now 12th standard में आप इतना ही समझ सकते हो that टर्निंग के लिए ये बैक विंग यूज होता है, फॉर टर्निंग ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, बाकी ऊपर और नीचे उठाने के लिए एरोप्लेन को ये बड़े विंग्स यूज होते हैं, द मेन विंग्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, एंड इन एग्जाम यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। खाली आपको प्रेशर मेंशन करना है, वेयर इज प्रेशर मोर एंड वेयर इज प्रेशर लेस। ठीक है, आई सजेस्ट टेक्स्ट बुक से, जो आपका अवेलेबल है पीडीएफ में, टेक्स्ट बुक से आज ही के आज ये पढ़ के देखना एक बार, तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। ठीक है, सो आई होप ये थर्ड एप्लीकेशन क्लियर है अभी। अरे देखो, अभी और डाउट्स पूछोगे ना तो ये बोल रहे हैं कि नीचे और दो विंग्स होते हैं। दिस इज लास्ट डाउट आई एम सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि सर ऐसा आपने एरोप्लेन बताया, इधर भी दो विंग्स होते हैं ऐसे, ये वाले, ये वाले। ठीक है, ये दोनों विंग्स का भी रोल है। अभी क्या समझाऊं मैं, अगर इन दोनों विंग्स के ऊपर भी वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जब ये घूम होता है, इस दोनों पे भी फ्लैप्स लगे होते हैं। इन दोनों विंग्स की वजह से एरोप्लेन इंक्लाइन अप या इंक्लाइन डाउन होता है। लेट्स से एरोप्लेन जो है ना हवा में है, एरोप्लेन इज इन एयर बट द एरोप्लेन इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल है। अब इन विंग्स की वजह से एरोप्लेन ऐसा टर्न ले सकता है, मतलब एरोप्लेन कैन बिकम दिस वे, या एरोप्लेन नीचे की तरफ लैंड ऐसे हो सकता है। मतलब दिस इज लेट्स से एरोप्लेन ऐसे या ऐसे करने के लिए, इंक्लाइन अप या इंक्लाइन डाउन करने के लिए ये विंग्स यूज होते हैं। एरोप्लेन ऐसा, इसको ऐसा करने के लिए, हवा में ही ऐसा करने के लिए या ऐसे करने के लिए ये विंग्स यूज होते हैं। ठीक है, मतलब टर्न कराने के लिए, राइट या लेफ्ट टर्न करने के लिए ये विंग यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अवेलेबल है।
ठीक है, यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल होते हैं, देखो आपका नॉलेज बढ़ेगा इससे। लॉकडाउन के टाइम पे ये फालतू वीडियोस देखने से अच्छा है यूट्यूब पे जो आप म्यूजिक वगैरह देखते रहते हो, फालतू चीजें हैं, गैग्स वगैरह, उससे अच्छा है ये देखो, आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा रिगार्डिंग एरोप्लेन्स। ठीक है, ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको अगर पायलट या एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग वगैरह में जाना है, आपका ड्रीम है प्लेन उड़ाना, तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है ना, लिसन, कुछ डाउट आएगा तो आप बाद में पूछ सकते हो। एंड नाउ आई एम गोइंग विद अ फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। चौथे एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ। फोर्थ एप्लीकेशन, ठीक है, इस एप्लीकेशन का एक नाम रखा गया है, इट इज नोन एज टॉरिसेली लॉ। टॉरिसेली लॉ, ठीक है, एक्चुअली टॉरिसेली इज अ नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड बैरोमीटर। मैंने बताया था एक बार, बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय टॉरिसेली। ठीक है, बैरोमीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टॉरिसेली लॉ है, अभी क्या है मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, पुट द हेडिंग टॉरिसेली लॉ, इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। सी नाउ टॉरिसेली लॉ क्या है। इमेजिन दैट इट इज अ कंटेनर, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर बोल सकते हैं इसको, टैंक बोल सकते हो, विच इज फिल्ड विथ लिक्विड दिस वे। देखो, इट्स अ कंटेनर फिल्ड विथ लिक्विड। ठीक है, अब इसमें, इस कंटेनर में सपोज हमने यहाँ पे छोटा सा होल बना दिया है, इज अ होल। सी, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने कंटेनर में होल कर दिया, तो होल करने से क्या होगा, एवरीबॉडी नोज दैट वाटर या जो भी लिक्विड है वो लीक होके बाहर आएगी, लाइक दिस, लीक होके बाहर आती है। ये जो लिक्विड बाहर आ रही है ना, इस लिक्विड को कभी कभी हम लोग बोलते हैं इफ्लक्स, EFFLUX, इफ्लक्स। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नेम रखा जाता है उस लिक्विड के लिए जो किसी पर्टिकुलर होल से बाहर आती है, वर्ड नेम रखा गया है इसका इफ्लक्स। सो दिस यू कैन से इट्स अ इफ्लक्स ऑफ द लिक्विड, इट्स अ इफ्लक्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब जब ये लिक्विड बाहर आती है ना होल से, सो स्टार्टिंग में जब ये एकदम जस्ट बाहर आती है लिक्विड, स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी होती है, लिक्विड की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी इज प्योरली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं रहती है लिक्विड को, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज प्योरली हॉरिजॉन्टल। ओके, आफ्टर कमिंग आउट, ग्रेविटी इसको पुल करती है, ग्रेविटी की वजह से इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक अ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, बट इन द बिगिनिंग द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज ओनली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, दैट आई कैन कॉल एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, टॉरिसेली जो है ना, टॉरिसेली ने इस वेलोसिटी की फॉर्मूला फाइंड आउट की थी। टॉरिसेली कैलकुलेटेड फॉर्मूला फॉर वी फ्लक्स, मतलब वी फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। टॉरिसेली फाउंड दैट वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लक्स इज गिवन बाय, वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh। ये है वेलोसिटी की फॉर्मूला, वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh। दिख रहा है ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही उठता है कि सर ये h क्या है, ऑब्वियसली h हाइट होगा, पर क्या हाइट, किसका हाइट। ठीक है, h इज अ हाइट नो डाउट, बट बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये h जो है इट्स अ हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द ग्राउंड, h इज हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसा लग रहा होगा स्टूडेंट को, लेकिन ये रॉन्ग है। h इज नॉट अ हाइट ऑफ होल। h क्या है पता है, h is the distance between, h is a distance between hole and the upper surface, ये h है। ये देखो डायग्राम में, h is a distance of upper surface from the hole, ये h है, गेटिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे लेटर, बट पहले आप फॉर्मूला देख लो और h क्या है वो समझ लो। h is a distance from surface to the hole। ठीक है, अब एक इमेजिन करो जस्ट, जैसे जैसे ये लिक्विड नीचे आएगी, बिकॉज लिक्विड होल से बाहर आती जाएगी, तो यहाँ से सरफेस नीचे आएगी, एज अ लिक्विड लेवल विल कम डाउन लाइक दिस, तो ये h क्या होगा, h विल रिमेन कांस्टेंट और h विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज।
क्या लगता है एज टाइम पासिस व्हाट विल हैपन टू एच? एच रिमेन कांस्टेंट और इट डिक्रीजेस? या सो कुछ, हाँ सारे स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है। हाँ, सृष्टि, कार्तिक, अमन, सबका आंसर करेक्ट है। अल्फा, जॉन, या करेक्ट आंसर है। एवरीबडी इज सेइंग दैट ये एच डिक्रीज होगा। यस यू आर करेक्ट। तो बात है, जैसे से ये एच डिक्रीज होगा, एज एच डिक्रीजेस, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी डिक्रीज होगी ना। तो याद रखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है। और जब ये सरफेस, जो सरफेस है वो नीचे आते आते होल की लेवल पे आ जाएगा। when the surface will come to the level of hole, सरफेस नीचे आते आते होल तक आ गया, तो ये h will become zero. as h becomes zero, the velocity of efflux becomes zero. तो आपको ये सब चीज पता है, जब पानी का लेवल नीचे आते 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 होल तक आ जाएगा, उसके बाद पानी बाहर नहीं आता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लक्स विल बिकम जीरो। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। इट्स कॉल्ड अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है। नाउ दिस फॉर्मूला वाज फाउंड बाय टॉरिसेली। टॉरिसेली ने फाइंड आउट की थी फॉर्मूला, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टॉरिसेली लॉ। दिस इज कंसिडर्ड एज अ टॉरिसेली लॉ। बट व्हेन टॉरिसेली फाउंड दिस फॉर्मूला, ठीक है, तब उस टाइम पे इसको फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए टॉरिसेली ने बर्नौली प्रिंसिपल यूज किया। यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल ही फाउंड आउट दिस फॉर्मूला, दैट्स व्हाई इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको बर्नौली का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो क्लियर। तो एप्लीकेशन ये है दैट यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द होल। ठीक है। हाँ, सो अब इसका मैं प्रूफ दे देता हूँ। हाउ कैन यू प्रूव दिस फॉर्मूला? आई एम गिविंग यू अ प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। सी टू इट। ठीक है। सी, अब देखो ध्यान से देखना इसको। Let's say this is container and here is a small hole into it. ठीक है, we are assuming that ये जो hole है ना वो बहुत ही छोटा है compared to the area of the tank. टैंक काफी बड़ा है और होल काफी छोटा है। इट्स आवर assumption। ठीक है। अब इन दिस टैंक देयर इज अ लिक्विड फील्ड, ये लिक्विड है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना पानी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वेलोसिटी इज ओनली हॉरिजॉन्टल इन द बिगिनिंग, ये है। उसके बाद ऐसे। ठीक है, यार डायग्राम वेरी मच क्लियर ना। लुक हियर, इस डायग्राम में मुझे क्या करना है, अब ध्यान से देखोगे ना, एक्चुअली इस डायग्राम में देयर इज अ फ्लो ऑफ द लिक्विड। लिक्विड फ्लो हो रही है ना, देयर इज अ फ्लो। दिस फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मैनर में फ्लो हो रही है। ठीक है। अब मैं अगर आपको एक फ्लो दिखाऊं, तो फ्लो आप ऐसे मान सकते हो। देखो ये जो सरफेस है ना, एट द सरफेस यू टेक पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट ले लो, पॉइंट नंबर 1, और वन मोर पॉइंट आई एम टेकिंग, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 कहां पे पता है? पॉइंट 2 इज जस्ट ऑन द माउथ ऑफ दिस होल, ऑन द ओपनिंग ऑफ दिस होल। तो पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 ले ली। ठीक है। अब हो क्या रहा है पता है? एक्चुअली लिक्विड इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 2। लिक्विड 1 से 2 की तरफ फ्लो होती है ऐसे। लिक्विड फ्लोज फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 2। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 2 देयर इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। 1 से 2 तक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। आई सजेस्ट आप पहले ये डायग्राम बना लो, उसके बाद आई विल प्रूव इट। ड्रॉ दिस डायग्राम। और ये h है, h इज अ डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम होल। यहाँ पे हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल लगाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से फर्स्ट पॉइंट का जो हाइट है वो ले लो आप h1। और ग्राउंड से ये जो सेकंड पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 2, इसका जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड इट इज h2। h1 and h2 are the heights of point number 1 and 2 from the ground। और ये h है। ड्रॉ दिस डायग्राम। टेक योर टाइम, आराम से ड्रॉ करो, देन आई विल प्रूव इट।
या कंप्लीटेड? ओके, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये डायग्राम आप अपने सामने रखो। ठीक है, इसी डायग्राम को यूज करके आई एम गोइंग टू राइट डाउन बर्नौली इक्वेशन। सी, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं। okay. If I use Bernoulli's principle, by the Bernoulli's principle, देखो जो पॉइंट नंबर 1 आपने लिए ना डायग्राम में, पॉइंट नंबर 1 जो लिए, P1 is the pressure at that point, half rho V1 square. V1 is the velocity of the liquid at that point, plus rho G H1. H1 is the height of the first point. इन दोनों का sum, it is equal to, now see the second point, pressure at second point plus half rho V2 square. V2 is the velocity at second point, plus rho G H2. H2 is the height of second point. See to it. ये इक्वेशन क्लियर है? हाँ, अब देखो यहाँ पे आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, डायग्राम दैट यू हैव ड्रॉन, दिस वन, ये पॉइंट नंबर 1 है ना। पॉइंट नंबर 1 की ऊपर से आप देखोगे ना जो प्रेशर पड़ रहा है पॉइंट नंबर 1 पे, दिस इज पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट. So pressure at point 1 is P naught. Now come to point number 2. Point number 2 आपने टैंक के अंदर नहीं लिया है, अंदर प्रेशर अलग होता है, आपने एकदम माउथ पे लिया है ये point number 2. So since point number 2 is also open to surrounding, point number 2 भी surrounding में ही है, मतलब open में है, point 2 पे भी जो प्रेशर पड़ेगा बाहर से, it is P naught, that is atmospheric pressure. So actually pressure at point number 1 is P naught, pressure at point number 2 is also P naught, because both of these points are open to the atmosphere. तो दोनों साइड प्रेशर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1. अब एक काम करो, जो रो G H2 का टर्म है, पास दिस टर्म ऑन द अदर साइड, इट बिकम माइनस रो G H2 इक्वल्स टू P2 कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ ये टर्म बचेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर. ये थोड़ा ध्यान से समझो. ठीक है, अब देखो, फ्रॉम एवरी टर्म वी कैन कैंसिल द रो. रो कट कर सकते हैं. रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो डेंसिटी एट फर्स्ट पॉइंट एंड डेंसिटी एट सेकंड पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल बी सेम. तो रो कट होगा. सी व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, इट्स V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस ये जो दो टर्म्स है इसमें रो कैंसिल हो चुका है, रो हैज बीन कट फ्रॉम ऑल टर्म. यहाँ पे आप G कॉमन लो, इन दी ब्रैकेट इट इज H1 माइनस H2. ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ V2 स्क्वायर. ठीक है, एक्चुअली आपको पता है हमें V2 फाइंड आउट करना है. V2 इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट सेकंड पॉइंट. V2 इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. V2 ही हमको कैलकुलेट करना है. दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, V2 को आइसोलेट कर दिया. हियर ओनली V2 इज देयर. अब आप डायग्राम देखो और आप बताओ व्हाट इज H1 माइनस H2. डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है? H1 माइनस H2 क्या है? एनीबॉडी? यस, H1 माइनस H2 इज H. ठीक है, तो H1 माइनस H2 आप समझ के लो ये H होगा. सो इट इज V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GH इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2. क्लियर? हाँ, अब एक काम करो, दिस 2 आई एम पासिंग ऑन द अदर साइड. 2 को पास करो, आपको आएगा V1 स्क्वायर प्लस 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर. ठीक है, you will get this formula, just multiply by 2 all terms. ठीक है, या क्या? अब देखो, since we want to find out V2, so उसके लिए हमें क्या करना होगा, we have to substitute the value of V1 डालना पड़ेगा. अब V1 कैसे डालेंगे? See here carefully, see this diagram. ये फर्स्ट पॉइंट है ना. let's say here cross section area over here, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, it is A1. okay, this A1 is a cross section area over here. So actually A1 is the area of the tank, it's the area of tank. अब point number 2 ये है,
लेट्स से यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिससे लिक्विड फ्लो हो रहा है, here cross section area is A2. A2 is the actually cross section area over here. That means A2 is the area of hole. A2 is the area of hole and A1 is the area of tank. ठीक है? So मैं अब क्योंकि point number 1 से point number 2 तक it's a streamline flow, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ A1 V1 equals to A2 V2. It's an equation of continuity. A1 V1 equals to A2 V2. Remember here, A1 is the area of the tank. It's the area of the top of the tank. And A2 is the area of hole. नहीं याद पड़ेगा तो लिख के ले लो यहाँ पे. A1 is the area of tank, area of the top of the tank. And A2 is the area of hole. ठीक है? इसमें से हम लोग V1 find out करेंगे और वो V1 यहाँ पे substitute कर देंगे. Find out V1 from here. V1 is A2 divided by A1 into V2. ये है ना? This value of V1 you please substitute over here. ठीक है? इसमें डालो और देखो क्या आता है. When you put it, you will get A2 by A1 the whole square, V2 square plus 2GH equals to V2 square. ये आएगा. करेक्ट है? अब देखो मैं आगे की आपको हिंट दे देता हूँ, then you finish this question. इस टर्म को आप वहां शिफ्ट करो. Shift this whole term on that side. Then you take V2 square common. हाँ? और अल्टीमेटली बाकी सब चीजों को पास करके आप इसमें से V2 square find out करो. Tell me what is V2 square coming from this? V2 का फॉर्मूला बनाओ इसमें से. Pass this term on the other side. Then find out the V2 का फॉर्मूला. If anybody gets the formula, open your mic and tell me what formula you are getting. V2 equals to what? Yeah. Anyone getting the formula for V2? Tell me what formula you are getting. Yeah. Any student getting V2 formula? What is V2? ठीक है, एक काम करो, जिसको मैं बोलूंगा, जिसको मैं नाम लेगा वही आंसर देगा. अस्मी संसारे, अस्मी संसारे, अपना माइक ओपन करो. अस्मी संसारे, ओपन अप माइक. ठीक है, ठीक है. चलो मैं जिससे दिशांत पाटिल, दिशांत पाटिल, ओपन योर माइक फास्ट. दिशांत पाटिल. दिशांत पाटिल, दिशांत पाटिल अपना माइक ओपन करो. दिशांत पाटिल, ठीक है. कार्तिक माली. हाँ सर. कार्तिक माली आप हो? हाँ. कुछ मिला V2 का फॉर्मूला? हाँ मिला सर. बताओ. √2GH हाँ. माइनस A1. माइनस A1. हाँ अपॉन 1 माइनस A2. डिवाइड में क्या बोला? 1 माइनस A2. एक बात बताओ दिशांत, नहीं सॉरी कार्तिक. हाँ सर. 1 में से A2 तो पहले तो सबट्रैक्ट होता नहीं है, ठीक है. A2 एरिया है, एरिया हाँ. को आप नहीं सबट्रैक्ट कर सकते. और ऊपर एक बात बताओ,
2GH लिखा है आपने, हाँ 2GH से एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ये मतलब इक्वेशन ही गलत है आपका, ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, बट ओके एटलीस्ट यू सर। ट्राइड गुड, रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ जिस स्टूडेंट को बोलूंगा वही आंसर देगा। प्रियंका चकोर, प्रियंका चकोर, सर। हाँ प्रियंका, हेलो। ठीक है, हाँ आपको कुछ मिला V2 का फॉर्मूला? हाँ सर मिला। बताइए। रूट ऑफ 2GH हाँ अपॉन आगे। 1 माइनस A2 अपॉन A1 स्क्वायर। ओके वेरी गुड, इट इज करेक्ट। सी स्टूडेंट, ये आंसर आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। V2 is equal to under root of 2GH upon 1 minus A2 by A1 the whole square. This is going to be your answer. ठीक है, I hope जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको आराम से ही आ जाएगा। This is going to be the thing. ठीक है, अब एक काम करो, see the last step is remaining. Let me complete the last step now. इसमें आपको याद है A2 is the area of hole actually. It's the area at the second point. It's the area of hole actually. And A1 is the area of tank. नहीं लिखा तो अभी भी लिख लेना। A1 area of tank है और A2 area of hole है। Let's assume that hole is small and the tank is big. Since we can assume that hole is small और जो tank है ना, tank is big. So अगर hole small है तो hole की area भी कम होगी। That will be A2 will be very much lesser than A1. A2 will be very smaller than A1. अगर A2 smaller than A1 है, so A2 divided by A1 will be very much less than 1. जो ratio है A2 by A1, it will be very much less than 1. So we can neglect the ratio of A2 by A1. A2 by A1 को neglect कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा है 1 से। We can neglect A2 by A1. In this formula, let's neglect this A2 by A1. If you neglect this A2 by A1, in the denominator only 1 will be there. Only 1. So what is the final answer? V2 equals to under root of 2GH. It's a velocity of the liquid at second point. That is, it is a velocity of the liquid coming out of the hole. It's a velocity of efflux. So hence we proved the velocity of efflux is equal to under root of 2GH. इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो लास्ट स्टेप में। Is there any confusion with this last step? You can ask. I think it is easy, not that tough. ठीक है। और आज जो स्टूडेंट ने मेरा क्वेश्चन सुनने के बाद लेफ्ट किया है या मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, बी रेडी, आपके पेरेंट्स को कॉल जाने वाला है, ठीक है। There are many students who left out after reading my question. जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो भाग गए, तो उनको आप कल पता चल जाएगा उनको क्या होने वाला है, ठीक है। So today we finish this fourth application of Bernoulli's principle, which is called as Torricelli law, ठीक है। In all, Bernoulli की 5 applications हैं. There are total 5 application. Fifth application सबसे छोटा है. It is not that big. बहुत ही छोटा application है और सिर्फ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है और कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं है इसमें। Let me complete the fifth and last application of Bernoulli principle. Bernoulli principle last application है atomizer. 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 ठीक है। ओके, एटोमाइजर। अभी एटोमाइजर क्या होता है? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये तो कोई नया वर्ड है, हमने फर्स्ट टाइम सुना है, ठीक है। एक्चुअली में एटोमाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोग घर पे भी यूज करते हो, खाली आपको पता नहीं है कि उसका नाम एटोमाइजर है, ठीक है। आपके घरों में जो स्प्रे होते हैं, स्प्रे मतलब डिओड्रेंट या परफ्यूम लगाने के लिए जो स्प्रे यूज करते हो, या मच्छर को मारने के लिए, कॉकरोचेस को मारने के लिए जो हिट स्प्रे यूज करते हो, हिट स्प्रे, वो सब स्प्रेस को एटोमाइजर कहा जाता है। स्प्रे का एक्चुअली में साइंटिफिक नेम है एटोमाइजर। सो कोई भी स्प्रे, वेदर परफ्यूम, डिओड्रेंट या मच्छर वगैरह, कॉकरोचेस को मारने के लिए जो हिट यूज करते हैं, वो सब, उन सब स्प्रे का नाम है एटोमाइजर। हाँ, यस,
ठीक है ना। लिसन, जो स्प्रे आप यूज करते हो, एटोमाइजर जो यूज करते हो, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हमको नहीं बनाना है। सो सी, सपोज वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ स्प्रे। वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ स्प्रे। अब स्प्रे में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज देयर इज अ लिक्विड, ये जो छोटा सा नीचे बॉक्स है उसमें लिक्विड भरी हुई है, एंड देन हियर इज अ पिस्टन, एक पिस्टन होता है यहाँ पे। ठीक है, देखो सारे जो स्प्रेस होते हैं, ऑल द एटोमाइजर्स जो हम लोग यूज करते हैं, उनका समवॉट वर्किंग कुछ ऐसा ही होता है, सबका कंस्ट्रक्शन मोर और लेस ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे लिक्विड होती है, ठीक है, ये लिक्विड को स्प्रे करने के लिए ये ओपनिंग है, फ्रॉम दिस ओपनिंग स्प्रे कम्स आउट। और जब तक आप स्प्रे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हो, कुछ प्रेशर नहीं लगाते हो, तब तक लिक्विड बाहर नहीं आती है। ये वो पिस्टन है या ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे। ठीक है, पुराने टाइम में, अभी आपके टाइम पे आप शायद इतना यूज नहीं करते हैं, पुराने टाइम में मस्कीटोस वगैरह को मारने के लिए बेगॉन स्प्रे आता था, बेगॉन स्प्रे एंड ऑल, वो कुछ इसी शेप का होता था। ठीक है, सो ये होता है एटोमाइजर की शेप। अब ये वर्किंग कैसे होता है, बस ये 2 मिनट का काम है। लेट मी फिनिश द वर्किंग ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता है एयर, हियर इट इज एयर, यहाँ पे एयर है। ठीक है, इनिशियली ये एयर रेस्ट पे है, दिस एयर इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये एयर क्या करेगी, इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एवरीवेयर, ये एयर ऐसे प्रेशर डालेगी हर जगह पे। सी दीज एरोस, दीज आर द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय एयर। ठीक है, और ये एयर रेस्ट पे है ऑलमोस्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस एयर इज 0। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे है। अब सपोज ये जो पिस्टन है, इसको आपने पीछे से ऐसे फोर्स लगाया, लाइक दिस, ऐसे आपने फोर्स लगाया, सो क्या होगा, व्हेन यू अप्लाई फोर्स, द एयर विल बी पुश्ड आउट ऑफ द एटोमाइजर, एयर को बाहर पुश कर रहे हो आप, आउट ऑफ द एटोमाइजर। ठीक है, तो एयर ऐसे पुश होगी ना, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द एयर विल इंक्रीज। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दिस एयर विल इंक्रीज। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो एयर फ्लो रहे है ना, इट्स अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द एयर, दिस इज स्ट्रीमलाइन। इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, द सम ऑफ p plus half rho v square, द सम ऑफ p plus half rho v square, ये सम क्या रहता है, कांस्टेंट ना। जब आपने इसको पीछे से पुश किया ना, ऐसे याद रखो खाली, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी ऑफ एयर गॉट इंक्रीज्ड। as velocity of the air got increased, this term got increased, so pressure will decrease, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करे ना, वो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे मान सकते, यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम, प्रेशर ऑफ द एयर विल डिक्रीज, द अमाउंट ऑफ एयर विल डिक्रीज, यहाँ पे एयर कम हो जाएगी। तो एयर कम होने से क्या होता है, ये जो लिक्विड है ना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर राइज अप होती है, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड्स। ठीक है, देखिए ऐसे भी मान सकते हो, सिंस दिस एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर बाहर चली गई, तो यहाँ पे वैक्यूम जैसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट हुआ मतलब एयर कम हो जाएगी यहाँ पे, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए, उस गैप को भरने के लिए ये लिक्विड ऊपर आती है ऑन इट्स ओन। जब ये लिक्विड ऊपर आती है, ठीक है, उतने टाइम में आप क्या करते हो, ये जो पिस्टन है, दिस इज पिस्टन, इसको पीछे लेके वापस आप आगे पुश करते हो, यू टेक इट बैक एंड पुश इट अगेन। इसको वापस पुश करते हो ना, तो यहाँ पे जो लिक्विड आ चुकी है, वो लिक्विड भी इस ओपनिंग से बाहर आ जाती है, लिक्विड ऑल्सो कम्स आउट ऑफ दिस ओपनिंग। ठीक है, तो ऐसे ही लिक्विड बाहर आती है आपके पास। वापस बता देता हूँ, इनिशियली दिस इज एयर विच इज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी इज 0 because of the force that you applied from externally. Because of the force, the velocity of this air get increased, the air is pushed out. As velocity of the air increases, the pressure exerted by air decreases, because sum of these two should remain constant. So यहाँ पे velocity increase होती है air का, pressure decrease होता है। As the pressure of the air will decrease, ठीक है, and the air will also be expelled out, तो उस गैप को फिल करने के लिए दिस लिक्विड ऑटोमेटिकली कम्स अप, इट्स लाइक कैपिलरिटी, लिक्विड कैपिलरी एक्शन से अपने आप ऊपर आ जाती है। जब
प्रेशर डिफरेंस है ना, इधर प्रेशर कम हो गया सपोज, तो बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर लिक्विड ऑटोमेटिकली राइजेस अप, लिक्विड ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद फिर से आप इसे फोर्स लगाते हो तो वो लिक्विड भी बाहर पुश हो जाती है, दैट्स व्हाई लिक्विड कम्स आउट ऑफ द ओपनिंग, सो दिस इज कॉल्ड एटोमाइजर। एग्जाम में इतना सब भी नहीं लिखना है, एट द मोस्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके, और थोड़ा सा हल्का सा वर्किंग लिखना है, एंड just remember that this kind of an instrument is called as atomizer or its another name is spray, ठीक है। आज के आज आपको चाहिए तो टेक्स्ट बुक ओपन करके ये सारे पॉइंट्स पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएंगी कि व्हाट इज रिटन, ठीक है। नोट्स डिक्टेट करने का टाइम नहीं है, एक एक चीज मैं डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा ऑनलाइन, बट आप टेक्स्ट बुक से फिलहाल पढ़ सकते हो, लेटर ऑन वी विल प्रोवाइड यू नोट्स टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो आई होप आज बर्नौली प्रिंसिपल पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हार्डली 5-7 मिनट्स का टॉपिक बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल फिनिश द थियरी ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज हार्डली 5 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर। सो आपका आज का